मित्रों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। मित्रों, आज हम रीतकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 2 यानी कि भाग 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी अध्यापक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये प्रश्न केवल विकल्पों को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये प्रश्नों की सभी व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमसे डेली प्रतिदिन हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न 31, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। विकल्प बी हिम्मत बहादुर बिरदावली सही है। हिम्मत बहादुर बिरदावली विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली रीतकालीन प्रबंधात्मक रचना है, जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन, अन्य विकल्पों में कवि देवकृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी, पद्माकर कृत जगत विनोद रीतकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। प्रश्न 32, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास हैं। विकल्प डी सही है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था, जो कि झांसी के पास पड़ता है। ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, मंत्री और गुरु भी थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ था। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि रचनाएं हैं। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। विकल्प सी सही है। ये आचार्य चिंतामणि का है। कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि का है। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 1133 पद हैं, जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय संवत 1707 माना जाता है। दोस्तों, संवत 1707 माना जाता है। प्रथम प्रकरण काव्य वेद काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्दार्थ सहित अलंकार निरूपण। चतुर्थ प्रकरण में काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। पंचम प्रकरण में इसके 3 भाग हैं, जिसमें शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि भेदोपभेद विवेचन है। रीतकालीन कवि दूला की कृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण संवत 1730 ईस्वी में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं, जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन
1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। अगला फैक्ट, रचना ग्रंथ में चंद्रालोक एवं कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? इसका उत्तर विकल्प बी वृत्त विचार सही है। विकल्प बी वृत्त विचार सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। वृत्त विचार नाम से 2 रीतकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनके नाम सुखदेव मिश्र है और दशरथ है। शेष विकल्पों में जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक है, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? इसका उत्तर है विकल्प डी पद्माभरण। विकल्प डी रस नायिका या नायक भेद निरूपक नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्माभरण का रचना काल है 1810 ईस्वी। रीतकालीन कवि पद्माकर, इनका जीवन काल है 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी का अलंकार ये पद्माभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शेष विकल्पों में कवि देवकृत सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा रचित 1734 ईस्वी में सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जगत विनोद रस नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार नहीं है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए तोष कवि सही है। विकल्प ए तोष कवि। चलिए व्याख्या देखते हैं। तोष सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार नहीं है। रीतकालीन कवि तोष ने 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो निरूपक ग्रंथ है। तोष श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयागराज के पास पड़ता है, वहीं के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार की श्रेणी में आते हैं। रीतकालीन कवि सर्वांग निरूपक ग्रंथ उनके, सोमनाथ का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रस पीयूष निधि। सोमनाथ का रस पीयूष निधि, भिखारीदास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास, सूरती मिश्र का काव्य सिद्धांत, ये सभी इनके सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। रीतकालीन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न है, रीतकालीन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतकालीन के विषय में विकल्प सी इस काल के रीत ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये गलत है दोस्तों। इसमें सभी रीतकाल में अधिकतर लक्षण ग्रंथ और रीत ग्रंथों की रचना हुई है। ये गलत है। इस काल के रीत ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये गलत है। रीतकाल के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। रीतकाल संवत 1700, रीतकाल का समय है संवत 1700 से 19। संवत में जब दोस्तों 57 घटा दिया जाता है तो उसमें सन निकल आता है। तो अगर 1700 में 57 घटाएंगे तो 1643 आएगा, ये ईस्वी सन होगा। जबकि सन में 57 जोड़ दिया जाएगा तो 1643 में 57 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 1700 आएगा, जो कि संवत होगा। इसमें संवत दिया हुआ संवत 1700 से 1900। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैराग्यपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं हुआ था, इस कारण यह भक्ति युग से भिन्न है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। रीतकाल के विकास में तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए अगला प्रश्न, आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वो संसार से ये कहते हैं कि अमुक विषयों
के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन किसका है? ये कथन मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधु 3 भाइयों का समूह था जिसमें मिश्र बंधु सही है, विकल्प भी सही है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल का नामकरण करने के लिए अपनी कृत मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल, इन्होंने कहा रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है, आज लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से यूँ कहते हैं कि आमुक आमुक विषयों के वर्णन में आमुक प्रकार के कथन उपयोगी और आमुक अमुक अनुपयोगी हैं। अगला फैक्ट, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है और डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कलाकाल कहा है और डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतकाल को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सब प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में सही है? इस प्रश्न का उत्तर जगत विनोद सही है, विकल्प सी, जो कि जगत विनोद पद्माकर की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्ल जी का उपर्युक्त कथन पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की है। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निदान हेतु उन्होंने गंगा लहरी, इनको कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के निदान हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिय के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला जाता है, वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन शुक्ल जी का है। अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीत का समावेश पहल आचार्य केशव ने किया है, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए आगे पढ़ते हैं। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया है, सोचा और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीत काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप में या परिणाम में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। कथन है, रीत कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। दूसरा, उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जाता है। इसमें और बा दोनों सही है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रीतकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। अधिकांश दरबारी कवि थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख हो गई।
इसमें राजा महाराजाओं के बारे में लिखा गया है अधिकतर रीत काल में, इसलिए ये साधारण जनता से विमुख हो गई। चलिए, रीतकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कि रीत काल में अधिकतर श्रृंगार निरूपण, दूसरा है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, अलंकारिकता, इसमें विशेषकर अलंकार को ध्यान में रखकर रचनाएं की जाती थी, और आश्रयदाताओं, जब जब कवि या व्यक्ति किसी के आश्रय में रहेगा तो उसी की प्रशंसा ही करेगा, इसलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा अधिकतर रीत काल में हुई थी। और ब्रज भाषा की प्रधानता भी रही है। नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण भी रहा है, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, जबकि भूषण की रचना है शिवराज भूषण की रचना है। और भाषा भूषण के रचनाकार विकल्प सी जसवंत सिंह है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ। इनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इसकी और व्याख्या दिया हुआ है। भूषण की शिवराज भूषण रचना है। मतीराम की ललित ललाम सतसई, पद्माकर की गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, ये सभी पद्माकर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव की रचनाएं, केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। शुक्ल जी का कथन है रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के प्रमुख पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते थे। चलिए अगला प्रश्न है 44। रीत काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? रीत काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? रीत काल लगभग 2 शताब्दियों तक चला है, जो कि 1700 से 1719 संवत तक 1700 से 1900 संवत तक रीत काल चला है। इसका मतलब 2 शताब्दियों तक चला है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या है दोस्तों। व्याख्या, रीत काल लगभग 2 शताब्दियों संवत 17 से संवत 1900 तक चला है। आदिकाल 1050 से 1375 संवत तक, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 संवत तक, रीतकाल संवत 1700 से 1900 संवत तक, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक जो चल रहा है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला फैक्ट, रीत काल का नामकरण मिश्र बंधुओं के अनुसार अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल को रीत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कला काल कहा है। ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपने अपने अनुसार रीत काल का नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इसमें अंगद दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, जो कि अंगद दर्पण है। नायिका भेदा है, जो कि रसलीन का ग्रंथ है। ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रसलीन का अंगद दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है। 1737 ईस्वी में लिखा गया है। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध, 1741 ईस्वी है इसका रचनाकाल। रसलीन का मूल नाम है गुलाम नबी था। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंगद दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं।
रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण है, जो कि मतीराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। ये भी अलंकार ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? घनानंद की कौन सी रचना नहीं है, इसमें सभी को बताना है। घनानंद की पक्षी विलास विकल्प डी रचना नहीं है। घनानंद की ये रचना नहीं है। बाकी ये तीनों ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीत काल के रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एक इश्कलता, विरह लीला, रसकेली वल्ली, वियोग बेली, सुजान हित, यमुना यश। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है। खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है घनानंद जी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसका है? ये कथन बच्चन सिंह का है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि 1996 ईस्वी की है, उसमें लिखा हुआ है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन बच्चन सिंह का है। और ये कथन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, जो कि बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है, 1996 ईस्वी में लिखित है। ये कथन बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ में लिखा है। अगला फैक्ट है, बिहारी जी शुक्ल जी का है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव है। ये कथन शुक्ल जी का है बिहारी के बारे में। चलिए अगला फैक्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। अगला फैक्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। अगला प्रश्न, रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। इस प्रश्न का उत्तर, रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। अलंकार ग्रंथ है ये अलंकार, इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। ये मतीराम द्वारा लिखित ललित ललाम में अलंकार ग्रंथों का वर्णन है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ जो कि इस प्रकार हैं, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, जो कि इसमें रस निरूपक ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका, इसमें अलंकार का वर्णन है, सतसई और व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम के ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल कर जनियो है। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पंक्तियाँ रीतकालीन रीतिमुक्त ठाकुर की हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को वे प्रेम के पीर का कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है और घनानंद को प्रेम की पीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं।
वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। चलिए अगला फैक्ट। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। पंक्तियाँ दी हुई हैं। अति सूदो स्नेह को मारा गुहें, जहाँ नेक सयाना बाँक नहीं। अति सूदो स्नेह को मारा गुहें, जहाँ नेक सयाना बाँक नहीं। ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। चलिए अगली पंक्तियाँ। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत कवीन उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ देव कवि की हैं। अगली पंक्तियाँ। आगे के कवि रिझइये तो कविताएं ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहाना है। आगे के कवि रिझइये तो कविता ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहाने। ये पंक्तियाँ हैं भिखारी दास की। चलिए अगला प्रश्न। पंक्तियाँ हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित ये दोहा उनकी किस कृति में संकलित है? ये दोहा रंग दर्पण का दिया हुआ, जो कि रसलीन द्वारा रचित दोहा उनकी कृति अंग दर्पण में दिया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जहीं चितवत एक बार। रसलीन द्वारा रचित ये पंक्ति अंग दर्पण में कृति में संग्रहित है। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी था। इनके गुरु हैं मीर तफ़ैल अहमद, इनके गुरु थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। सॉरी दोस्तों, अंग दर्पण में वर्ण विषय 1737 ईस्वी की है। इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध में, जो कि ये 1740 ईस्वी की है, इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंक्तियाँ दी हुई हैं। ये प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। एक बार फिर से, ये प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति बोधा की है। विकल्प डी सही है, बोधा की है, विकल्प डी। ये प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। ये पंक्ति बोधा की है। रीतकालीन रीत मुक्त कवियों की काव्य पंक्तियाँ निम्नवत हैं। ये पंक्तियाँ। यो घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन और त्यावत, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ घनानंद की हैं। अगली पंक्तियाँ। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के, यौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। यौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। ये पंक्तियाँ आलम की हैं। ये आलम की हैं। अगली पंक्तियाँ। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में नेक उजेना मूर्खो। ये ठाकुर की हैं पंक्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न। पंक्तियाँ हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं। पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ सेनापति की हैं। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई हैं। सेनापति भक्ति काल एवं रीत काल के संध्य युग के कवि हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। चलिए अगला प्रश्न। शिवराजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराजभूषण ये भूषण का ग्रंथ है, जबकि भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ था। शिवराजभूषण ये भूषण का ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 105, विकल्प डी सही है। शिवराजभूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराजभूषण भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो कि अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और संकर अलंकारों
कुल 105 अलंकारों के साथ साथ कवित्व, सवैया, छप्पा आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास, शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मोतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। चिंतामणि और मोतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। छत्रसाल दशक और शिवा बामनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसमें संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा वीरा वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियाँ भी हैं। घनानंद रीतकाल के रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सागर, इक्सलता, वीरालीला, वियोग वेली, यमुना यश, प्रीति पावस आदि रचनाएं घनानंद की हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। विकल्प बी सही है। शुक्ल जी ने देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो कि निम्न है: भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक प्रेम दर्शन आदि रचनाएं ये सभी देव की हैं। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी। शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाएं 72 बताई थी। कुछ विद्वानों ने इनके ग्रंथों की संख्या 52 माना है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ये कथन सही है। और घनानंद ने सिर्फ कवित्व और सवाइयों की रचना की है, ये कथन गलत है। इसमें सिर्फ इन्होंने कवित्व और सवाइयों की रचना नहीं की है। और तीसरा, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, ये कथन सही है। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। घनानंद की कविता अभिधामूलक है, ये कथन भी गलत है। इस प्रकार 1 और 3 विकल्प बी सही है। 1 और 3 विकल्प बी सही है। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। दोस्तों इसमें अलंकार, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? इस दोहे में राधा के रूप की तारीफ करते हुए उसका मान छुड़ाती हैं। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। व्याख्या है, तौ परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। ये पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्या क्या केशव के बारे में सही है? क्या क्या केशव के बारे में सही है? क्या क्या केशव के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ये सही है। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, ये गलत है। ये अलंकार संप्रदाय के, हिंदी में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये गलत है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा, ये भी गलत है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, ये भी सही है। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि रचनाएं हैं इनकी, केशवदास की। विकल्प एक और चार सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। केशवदास के बारे में पढ़ते। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास अलंकारवादी कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है, और साहित्य सार मतीराम की है, और रस सारांश भिखारी की है, भिखारी दास की, प्रेमचंद्रिका देव की है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है, साहित्य सार मतीराम की है, रस सारांश भिखारी दास की है, प्रेमचंद्रिका देव की है। इस प्रकार एक दो चार तीन सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से मिलान करते हैं। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है, साहित्य सार मतीराम की है, और रस सारांश भिखारी दास की है, प्रेमचंद्रिका देव की है। इस प्रकार 2 1 विकल्प बी सही है। इस प्रकार दिया हुआ है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण में अलंकारों का वर्णन मिलता है। ये भाषा भूषण ग्रंथ है जसवंत सिंह का। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। चलिए, भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण के ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध, चंद्रोदय है। इसके अलावा अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि, ये सभी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन वीर रस का कवि नहीं है? पद्माकर, विकल्प डी है। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है, विकल्प डी सही है। वीर रस के कवि पद्माकर नहीं है। ये रीत काल के रीतबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फाग की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। फाग की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। शेष तीनों कवि वीर रस के हैं। पद्माकर वीर रस के नहीं, बल्कि ये श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास घनानंद की ना होकर ये चिंतामणि कवि की है। सॉरी दोस्तों, ये श्रृंगार विलास चिंतामणि की नहीं है, सोमनाथ की है, कवि सोमनाथ की है। इनकी अन्य रचनाएं रसत्युष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद, ये सभी सोमनाथ की रचनाएं। घनानंद रीतमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस, शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता, माधुर्य भी अपूर्व है। इनकी रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुना यश, रस केली वल्ली, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, कौन कवि आचार्य
दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? कौन कवि आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? केशवदास दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। केशवदास विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक मानते थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना था। आचार्य शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? विकल्प ए घनानंद को इन्होंने साक्षात रसमूर्ति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। शुक्ल ने घनानंद के विषय में ये साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रस केली वल्ली, यमुना यश, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का कथन है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वो उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719, रत्नाकर के अनुसार 713 है। शुक्ल जी ने लिखा है, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया है। विकल्प ए सही है। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया है। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, बिरदावली, कली पच्चीसी आदि रचनाएं पद्माकर की हैं। चलिए अगला प्रश्न, हित तरंगड़ी किसकी रचना है? हित तरंगड़ी किसकी रचना है? ये रचना कृपाराम की है। विकल्प सी सही है। हित तरंगड़ी रचना कृपाराम की है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हित तरंगड़ी का रचना काल है 1541 ईस्वी। ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हित तरंगड़ी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कवि कुल कल्पतरू, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की रचना है। ये सभी रस विलास, कवि कुल कल्पतरू, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार ये सभी चिंतामणि की रचना है। कवि ग्वाल ने यमुना यश, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रस रंग आदि रचनाएं ग्वाल कवि की रचनाएं हैं। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ तिलक शतक, अलग शतक ये सभी मुबारक की रचनाएं। तिलक शतक, अलग शतक ये दोनों मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? चिंतामणि की भाषा रीत काल में प्रमुखतः भाषा रही है ब्रज भाषा, तो स्वाभाविक है चिंतामणि की भाषा ब्रज भाषा होगी। विकल्प सी सही है।
चिंतामणि रीत काल के रीतबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना आचार्य केशवदास ने की। विकल्प डी सही है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वो आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि रीत काल के कवि हैं। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही, चिंतामणि रीत काल के कवि हैं। चिंतामणि रीतकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। रस विलास श्रृंगार मंजरी कविकुल कल्पतरु कृष्ण चरित काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतबद्ध का धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और हमसे प्रतिदिन बने रहना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।